नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत वासफ़ानी की लव मैरिज कैसे हुई? मिस्टर भुट्टो सियासत में आने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे? पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भुट्टो को जंगली कुत्ता कहते हुए क्यों नारे लगाए गए? मिस्टर भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के बेटे को कैसे इलेक्शन में हराया? खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और मिस्टर भुट्टो का स्कैंडल क्यों बनाया गया? भुट्टो साहब ने शरारत करते हुए मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को शराब क्यों पिलाई? फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने शेव क्यों बनाई? और फांसी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को बरहना करके उसके जिस्म की तस्वीर और फोटोज किसके हुक्म पर और क्यों बनाई गई थी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में कैद अवाम और फखरे एशिया कहलाए जाने वाले पीपी के बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी से मुतालिक दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर किए जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो की उम्र अभी 13 साल थी कि उनकी शादी अपनी कज़न शीरीं अमीन बेगम से कर दी गई। याद रहे कि शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 32 साल थी। जुल्फकार अली भुट्टो की दूसरी शादी 8 सितंबर 1951 को ईरानी नजाद नुसरत आसफानी से हुई। ये दोनों की लव मैरिज थी। भुट्टो साहब ने नुसरत आसफानी को पहली बार मुंबई में देखा और उनसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया। उसके चंद रोज बाद कराची में एक बर्थडे पार्टी में जुल्फकार अली भुट्टो ने नुसरत आसफानी को आइसक्रीम ला कर दी और मौका मिलते ही प्रपोज कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि भुट्टो साहब सियासत से पहले कुछ अरसा तक बरतानिया की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं, जबकि वो SM लॉ कॉलेज कराची में भी लेक्चरार की जॉब करते रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो की सियासी सफर का आगाज 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के दौर में हुआ। भुट्टो साहब को सियासत में लाने का क्रेडिट उनकी अहलिया नुसरत आसफानी को जाता है और उन्हीं की सिफारिश पर सदर सिकंदर मिर्जा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। याद रहे कि सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नहीद बेगम और मोहतरमा नुसरत भुट्टो दोनों आपस में कजन थी। जुल्फकार अली भुट्टो की वालदा खुर्शीद बेगम के हवाले से तरह तरह के दावे किताबों में तहरीर किए हैं। ऐसा लिखा गया है कि खुर्शीद बेगम असल में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। उनका नाम लखन बाई था। लखन बाई पंडित मोतीलाल नेहरू के बहुत करीब समझी जाती थी। सर शाहनवाज भुट्टो ने वहां से अपने पास लाए और उनसे शादी कर ली। 1970 के जनरल इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को भारत की आशीर्वाद हासिल थी। इंतखाबात के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर हिंदुस्तानी जनता ने रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट और शहरी शामिल थे। इस रैली में ये नारा लगाया गया था, शेख मुजीब जीतेगा, जंगली कुत्ता हारेगा। लाहौर के हलके में जुल्फकार अली भुट्टो और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जवेद इकबाल का 1-1 मुकाबला हुआ। उस इंतखाबी दंगल में जवेद इकबाल तकरीबन 45,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। डेरा इस्माइल खान में भुट्टो साहब के मद्दे मुकाबल मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद थे। मुफ्ती महमूद ने भुट्टो साहब को तकरीबन 12,500 वोटों के फर्क से शिकस्त से दो चार किया था। मिस्टर भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई जितनी भी किताबों को कंगाला जाए, उनमें हर एक किताब में उनकी शराब नोशी के वाक़यात जरूर मिलते हैं। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई कमजोर लीडर तो थे नहीं कि ये सब कुछ छुप छुपा कर करते। वो तो अपने जलसों में अलल ऐलान कहा करते थे कि हाँ, शराब पीता हूँ लेकिन मैं गरीबों का खून तो नहीं पीता। एक सियासी लतीफ़ा ये भी मशहूर है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मुखालफिन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठते हैं? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर तनकीद की है? जुल्फकार अली भुट्टो के वजीर खजाना डॉक्टर मुबश्शिर हसन बताते हैं कि मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात के लिए आते तो भुट्टो साहब ने मुझे तकीद कर रखी थी कि उनकी कोक में थोड़ी सी विस्की डाल दिया करो, लेकिन एक दिन भुट्टो साहब ने मना कर दिया कि आज कोक में विस्की ना डालना। मुलाकात के बाद मुफ्ती महमूद जाने लगे तो भुट्टो साहब को कहने लगे, आज कोक का मजा नहीं आया। जुल्फकार अली भुट्टो मौसीकी के भी बहुत दिल दादा थे। वो अक्सर ईवान वजीर आजम में खसूसी महफिल सजाकर पठान खान से सरे की काफियां सुनते। भुट्टो साहब अपनी खुश लिबासी की वजह से बेहद मकबूल थे।
ایک دور تھا کہ جب پاکستان میں بھٹو کٹ والا ہیئر سٹائل بہت مقبول ہوا کرتا تھا اور اس وقت پاکستان کے نوجوانوں میں بھٹو کٹ اکثر دیکھنے کو ملتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ انہیں رات کے 2 بجے کوٹ لکھپت جیل لاہور سے اڈالیا جیل راولپنڈی منتقل کیا جا رہا تھا۔ بھٹو اپنے بیرک سے باہر آئے اور انہیں جیل کے چھوٹے دروازے سے گزر کر باہر آنا تھا۔ جیل کے چھوٹے دروازے سے باہر آنے کے لیے انہیں گردن جھکانا پڑتی تھی۔ اچانک مسٹر بھٹو وہیں رک گئے اور پولیس افسر سے کہنے لگے اپنے باپ کے لیے بڑا دروازہ کھولو، اور پھر کچھ دیر بعد بڑا دروازہ کھولا تو بھٹو باہر آئے۔ پھانسی سے ایک رات قبل بھٹو نے کہا تھا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ 4 اپریل 1979 کو رات کے 2 بجے راولپنڈی سینٹرل جیل سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ مجسٹریٹ نے تارا مسیح جلاد کو لیور کھینچنے کا اشارہ کیا تو بھٹو صاحب کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے ورکرز میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کے پھانسی کے غم میں گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے کئی جیالوں نے خودکشی کر لی تھی۔ بھٹو صاحب کی جیل کی سیکورٹی انچارج کرنل رفیع الدین کی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن کے مطابق پھانسی کے بعد بھٹو کی لاش کو ایک فوٹوگرافر کے حوالے کر دیا گیا اور پھر فوٹوگرافر نے لاش کا پاجامہ اتار کر تصویر بنائی۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کی ٹیم نے جیل کے عملے کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں ہندو تھی، جس سے بھٹو کے والد نے زبردست اپنی بیوی بنایا تھا، اور بھٹو صاحب کا اصلی نام نتھو رام تھا اور وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہندو تھے۔ اس لیے کنفرم کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو بے لباس کر کے تصویر بنائی گئی۔ ماضی کی خوبصورت بنگالی خاتون حسنہ شیخ اور بھٹو صاحب کا سکینڈل ہمارے پرنٹ میڈیا کی زینت بنا رہا۔ فرائیڈے ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے مطابق غلام مصطفیٰ کھر مسٹر بھٹو کو کراچی کے بعد ایئرلینڈ میں حسنہ شیخ کے اپارٹمنٹ لے جاتے تھے۔ شہباز شریف کی اہلیہ بیگم تیمینہ دورانی کی کتاب مائی فیوڈل لارڈ کے مطابق 27 سالہ حسنہ شیخ بھٹو سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ وہ بھٹو کی شکل دیکھتے ہی زور سے دروازہ بند کر دیتی تھی۔ ناظرین، تنقید یا تائید آپ لوگوں کا حق ہے، مگر اس سٹوری کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔